प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के विषय में चर्चा करेंगे। 21 अगस्त 1541 को हिंदाल के शिक्षक की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने विवाह करने के पश्चात अमरकोट के राणा वीरसाल की शरण ली। यहीं 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ था। भारत की पुनर्विजय 1555 ईस्वी में हुमायूं द्वारा किए जाने के पश्चात 1556 ईस्वी में 27 जनवरी को हुमायूं की अकाल मृत्यु हो जाने पर बैराम खां ने खबर मिलने पर उसी दिन 14 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानूर स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक कर दिया था। चूँकि उस समय अकबर की आयु 13 वर्ष 4 माह थी, इसलिए बैराम खां अकबर की तरफ से शासन चलाने लगा। अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, पहला अकबर की अल्पायु, दूसरा मुगल अमीरों को नियंत्रण में रखने की समस्या, तीसरा शाह अबुल माली की समस्या जो अकबर का प्रतिनिधि बन सकता था, साधनों का अभाव। यद्यपि कलानूर में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया, परंतु वास्तव में उसके पास न तो कोई तख्त था न साम्राज्य, बस एक छोटी सी सेना थी। सरदारों में मतभेद, शासन की व्यवस्था के विषय में सरदारों में मतभेद था। काबुल की समस्या, काबुल में बदख्शां के शासक सुलेमान मिर्जा ने डेरा डाल दिया था। मोहम्मद शाह आदिल की समस्या, तारदी बेग से सूचना प्राप्त हुई कि मोहम्मद शाह आदिल के सेनापति हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया है, दिल्ली पर बढ़ता जा रहा है। सिकंदर शाह सूरी की समस्या, वह अकबर की गतिविधियों पर ताक लगाए हुए था। साम्राज्य विस्तार की समस्या, इस समय सिंध, मुल्तान, कश्मीर, बंगाल, बिहार, गुजरात, मालवा, राजपूताना तथा समूचा दक्षिण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर थे। संरक्षण से संघर्ष, राज्य को एक दिशा देने के लिए एक ही व्यक्ति का निर्देशन चल सकता था। अकबर और बैरम खां दोनों प्रतिभाशाली थे, इसलिए संरक्षित और संरक्षक का संघर्ष कालांतर में समस्या बनने वाला था। अकबर के द्वारा आरंभ में बैरम खां के संरक्षण में शासन चलाया गया। उसने बैरम खां को खाने खाने की उपाधि दी, राज्य का वकील सल्तनत नियुक्त किया और सबसे पहले उसने शाही शिविर में अनुशासन की स्थापना की। अकबर के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक प्रीति भोज दिया गया। वहीं पर बैरम खां ने अबुल माली को कैद करके लाहौर भेज दिया। इससे शाही शिविर में अनुशासन की स्थापना हो गई। शीघ्र ही पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। इसके कारण थे जैसे हेमू का उत्कर्ष, वह दूसर जाति का बनिया था और उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बैरम खां ने अपने सर्वाधिक योग्य सेनापति पीर मोहम्मद शरवानी को दिल्ली भेजा, लेकिन तब तक हेमू ने दिल्ली, आगरा तथा संभल पर अधिकार कर लिया। तीसरा घटनाक्रम था बैरम खां द्वारा तारदी बेग की हत्या। इधर मुगल सेनापति अली कुली खां द्वारा हेमू के तोपखाने पर अधिकार कर लिया गया। 5 नवंबर 1556 को हेमू की सेना का मुगल सेना के साथ भीषण संग्राम आरंभ हुआ, जो पानीपत का द्वितीय युद्ध कहलाता है। हेमू की सेना में बड़ा उत्साह था, वह बड़ी वीरता से लड़ रही थी। तभी हेमू की आंख में तीर लगा, वह बेहोश होकर हाथी के हौदे में गिर पड़ा।
हेमू के मरने की सूचना फैल जाने पर उसकी सेना में भगदड़ फैल गई। हेमू के हाथी के महावत ने हेमू को रण क्षेत्र से दूर ले जाने का प्रयास किया, किंतु शाह कुली खान नाम के एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया। बेहोश हेमू को अकबर के सामने ले जाया गया। बैरम खान ने बादशाह से कहा वह अपनी तलवार से हेमू का सिर उड़ा दे। अकबर ने बेहोश आदमी पर तलवार उठाना उचित नहीं समझा, इसलिए उसने अपनी तलवार से हेमू का गला स्पर्श किया। उस समय बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू का सिर धड़ से अलग कर दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई का भारतीय इतिहास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के बाद मुगलों की सत्ता दिल्ली तथा आगरा पर दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गई और शेष भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। 6 नवंबर 1556 को अकबर ने विजयी सेना के साथ दिल्ली में प्रवेश किया। इसके बाद अकबर की सेना ने आगरा पर भी अधिकार कर लिया। हेमू की पराजय के बाद बंगाल के शाह खिजर खान ने आदिल शाह पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी। अब मुगल सेना का रास्ता साफ हो गया। सिकंदर सूरी के साथ भी संघर्ष हुआ। सिकंदर सूरी ने 24 मई 1557 को मानकोट का दुर्ग मुगलों को समर्पित कर दिया। स्वयं बिहार चला गया, जहां कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। खाने जमान ने इब्राहिम सूर पर आक्रमण करके उसे जौनपुर से बाहर निकाल दिया। वह उड़ीसा की ओर भाग गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद सुलेमान मिर्जा ने काबुल पर आक्रमण किया था। वह कई महीने तक काबुल का घेरा डाले रहा, परंतु उसे ले न सका। इस बीच उसे सूचना मिली कि उज़्बेक लोग मध्य एशिया से चल पड़े हैं, मुगल सेना दिल्ली से काबुल की रक्षा के लिए आ रही है। इसलिए सुलेमान मिर्जा ने काबुल का घेरा उठा लिया, प्रदक्षिणा चला गया। इस प्रकार काबुल की समस्या का समाधान हो गया, परंतु कंधार अकबर के हाथ से निकल गया। उस पर फारस के शाह ने अधिकार कर लिया। बैरम खान ने अपने 4 वर्षों के शासनकाल में अकबर को न केवल उसकी समस्त प्रारंभिक कठिनाई से मुक्त करके उसकी स्थिति को अत्यंत सुदृढ़ बना दिया था, अपितु उसके राज्य का विस्तार करके काबुल से जौनपुर तक तथा कश्मीर से अजमेर तक बढ़ा दिया था। लेकिन अकबर के वयस्क होने पर बैरम खान से संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। पहला, अकबर की महत्वाकांक्षा, इस कारण संघर्ष अवश्यंभावी था। दूसरा कारण था बैरम खां की स्वतंत्र प्रकृति। तीसरा, बैरम खां की सफलताएं, जिससे वास्तविक शक्ति बैरम खां में केंद्रित होकर रह गई थी। चौथा, अमीरों की महत्वाकांक्षाएं। पांचवा, हरम की महत्वाकांक्षाएं। छठा, बैरम खां पर शिया होने का आरोप। सातवां, पीर मोहम्मद का निर्वासन। आठवां, अकबर तथा असंतुष्ट अमीरों में गठबंधन। 18 मार्च 1560 को अकबर ने अखेट के बहाने आगरा से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। 27 मार्च को दिल्ली पहुंचा और अकबर ने दिल्ली से एक फरमान निकालकर बैरम खां को पदच्युत कर दिया। बैरम खां को सूचना मिली तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने अकबर से मिलने का प्रयास किया, परंतु अकबर ने मिलने से मना कर दिया। खुश होकर बैरम खां ने विद्रोह कर दिया। वह आगरा से बीकानेर चला गया, जहाँ से पंजाब गया। पंजाब में उसका शाही सेना से संघर्ष हुआ। बैरम खां परास्त होकर शिवालिक की पहाड़ियों में भाग गया। अकबर ने स्वयं उसका पीछा किया। निराश होकर अक्टूबर 1560 में बैरम खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। बैरम खान ने अकबर उसके परिवार की जो सेवाएं की थी वे अकबर के हृदय पटल पर अंकित थी। इसलिए जब मुनीम खां बैरम खां को पकड़कर अकबर के सामने लाया तो अकबर ने बड़े सम्मान के साथ अपने संरक्षक का आलिंगन किया। उसे अपने दाहिने ओर बैठा कर उसे अपने राष्ट्रीय वस्त्र से अलंकृत किया। बादशाह के सद्व्यवहार से बैरम खां के नेत्रों से आंसू बहने लगे। फरिश्ता के अनुसार अकबर ने बैरम खां के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे। बैरम खां कालपी तथा चंदेरी की सूबेदारी स्वीकार कर ले। दूसरा, बैरम खां बादशाह के दरबार में सम्मानपूर्वक सलाहकार के रूप में रहे। तीसरा, बैरम खां मक्का की यात्रा पर चला जाए, जिसके लिए धन तथा संरक्षकों से उसकी सहायता की जाएगी। बैरम खां ने तीसरे प्रस्ताव को स्वीकार किया। अकबर ने बैरम खां की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी, परंतु बैरम खां के भाग्य में मक्का पहुंचना नहीं लिखा था। जब वो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर पहुंचा तब 21 जनवरी 1561 को मुबारक खां लोहानी नामक एक अफगान ने उसके पिता की हत्या बैरम खां ने की थी। अपने कुछ साथियों के साथ बैरम खां पर आक्रमण कर दिया और मुबारक ने छल से बैरम खां को छुरा घोंप दिया। उसके एक साथी ने बैरम खां के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार बैरम खां की जीवन लीला समाप्त हो गई और अकबर का स्वतंत्र शासन प्रारंभ हो गया।
अकबर के शासन संबंधी प्रधान उद्देश्य कुछ इस प्रकार से व्याख्यात किए जा सकते हैं। पहला, राज्य में शांति तथा व्यवस्था की स्थापना। दूसरा, प्रजा में एकता की स्थापना। तीसरा, जनता की सर्वतोमुखी उन्नति। चौथा, धार्मिक तत्वों का अन्वेषण। पांचवा, विश्व साम्राज्य की स्थापना। छठा, सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। सातवां, यूरोपीय व्यापारियों का उन्मूलन। अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत राजपूतों तथा अफगान राज्यों के साथ अलग अलग नीति अपनाई। इस नीति वैषम्य के 3 प्रधान कारण बताए जा सकते हैं। पहला, राजपूत वचन के पक्के होते थे और संधि होने के बाद विश्वासघात नहीं करते थे, परंतु अफगान लोग संधि होने के बाद भी विश्वासघात करने में लेश मात्र संकोच नहीं करते थे। दूसरा, राजपूत अपने राज्य का विस्तार नहीं करना चाहते थे, वे केवल इतना चाहते थे कि उन्हें उनके राज्य पर शासन करने दिया जाए, जबकि अफगान लोग तृतीय अफगान साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न देख सकते थे। तीसरा, मुगल साम्राज्य की स्थापना अफगान साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर की गई थी, इसलिए मुगल साम्राज्य को अफगानों की ओर से अधिक खतरा था और उनका अस्तित्व मुगल साम्राज्य के लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकता था। इसलिए अकबर ने अफगान राज्यों के अस्तित्व को समाप्त करने और राजपूतों को मित्र बनाने की नीति अपनाने का निर्णय लिया। उसने जिन अफगान राज्यों पर आक्रमण किया उन्हें जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और वहाँ अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया, परंतु जिन राजपूत राज्यों को उसकी अधीनता स्वीकार करने का मौका मिला, उनको उसने अभयदान देकर उनका राज्य उन्हीं को लौटा दिया, उनको अपना मित्र तथा सहयोगी बना लिया। इस प्रकार अकबर के शासन का एक प्रकार से बड़ा विधिवत और सशक्त आरंभ हुआ। अगले वीडियो में हम अकबर की विजयों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।